हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत कुमार मिश्रा। आज हम जीएस पेपर 2 की एनालिसिस करने वाले हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2021 की। अभी 16th को ही पूरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद हम सारे जीएस पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं कि जिससे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, डायनेमिक आते हैं, नहीं आते हैं, वो आपको देख के समझने का मौका मिले और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वैसे ही ओरिएंट कर पाओ। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता और इस वजह से कुछ लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। पॉलिटी तो सबको पता है, जीएस पेपर 2 में आता है। पॉलिटी के अलावा इंटरनेशनल रिलेशन आता है, ये भी लोगों को पता है। ठीक है, गवर्नेंस लोग कम पढ़ के जाते हैं। गवर्नेंस एक तीसरा टॉपिक है जिनको लोगों को लगता है सिर्फ करंट अफेयर्स की चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है। बिना स्टैटिक पढ़े आप गवर्नेंस में अच्छा नहीं कर सकते हो, तो गवर्नेंस भी आता है। और एक सोशल जस्टिस करके टॉपिक है छोटा सा, वो भी आता है। तो सोशल जस्टिस करके छोटा टॉपिक जरूर है, बट कभी कभी 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी इससे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप आईआर की बात करो तो ऑलमोस्ट 2-3 साल का ट्रेंड यही है कि आईआर में आपको 50 के अराउंड मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो ये काफी हद तक फिक्स ट्रेंड 2-3 साल से देखने के लिए मिल रहा है। पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस में वेरिएशन है। आप पॉलिटी की बात करो तो ऑलमोस्ट आप 100 के अराउंड पॉलिटी का मान लो वेटेज इसमें हो सकता है। ठीक है, अगर सोशल जस्टिस को कभी थोड़ा घटा दो, जैसे इस साल सोशल जस्टिस थोड़ा कम था, मान लो 2 क्वेश्चन सोशल जस्टिस के, एक 15 मार्कर एक 10 मार्कर हुआ, तो 25 यहाँ से कर दो, तो बाकी बचा हुआ 75 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हद तक, काफ़ी हद तक ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ के आईआर पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ये दोनों टॉपिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अगर पॉलिटी और आईआर की बात करो तो उनसे गवर्नेंस और सोशल जस्टिस काफ़ी इजी है। अगर आप इनके स्टैटिक पोर्शन अच्छे से करके जाते हो तो आप जीएस 2 में अच्छा मार्क्स करके आओगे। आईआर थोड़ा टफ भी आए, पॉलिटी थोड़ा टफ भी आए, तो ये पोर्शन आप अच्छा से करके आओ, गवर्नेंस सोशल जस्टिस, ये आपको वहाँ पे एज दिलाएगा। ठीक है, एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसको लिख के आना था। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फेसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। मतलब ये काफी लेंदी क्वेश्चन एक तरह से हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में 4-5 चीजें पूछ ली कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ही रूटेड है, उसके ही एसेंशियल फेसेट्स पे फाउंड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है उसको समझाइए। रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन जो है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जुडिशियल जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केसेस हैं उनका एग्जाम्पल दे के आप इनको समझाइए। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको समझ में आता है तो आप आराम से इसका आंसर लिख दोगे, नहीं आता है तो फिर नहीं लिख पाओगे, कुछ कुछ इधर उधर की चीज़ें लिख के आओगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक तरह से बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फेसेट है उस पे स्टिक करना। अब डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सपोर्टर थे बहुत बड़े, और साथ में गांधी जी जो थे, गांधी जी क्या करते थे, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन। तो सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन है, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है। इसको मिस्टर अम्बेडकर, जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो ग्रामर ऑफ एनार्की कहा करते थे कि गांधी जी का ये ग्रामर ऑफ एनार्की है, इससे एनार्की आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब कि अगर आपको कुछ प्रोटेस्ट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ही कीजिए, उससे बिल्कुल भी 1% इधर उधर नहीं जाइए। यह आम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पावर में है, मतलब जो गवर्नमेंट चलाते हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लॉफुल ही आपका जो लॉ बनाए वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए, सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग बनाए, फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग बनाए, रूल ऑफ लॉ अच्छे से फॉलो करें। ऐसा नहीं हो कि आपकी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम में से भंग किया जा रहा हो। ठीक है, तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उन लोगों के लिए ज़्यादा है। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डॉक्टर अम्बेडकर के बिहाफ पे आप बोलो तो सेल्फ रिस्ट्रेन हो गया। सेल्फ रिस्ट्रेन अपने अंदर लेके आना इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस पर रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन बहुत सारे डाल सकते हो, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी डाल सकते हो कि वहां से जुडिशरी ने रिस्ट्रेन लगाया लेजिस्लेचर पे कि आप बहुत जो मर्जी वो अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, पुट्टा स्वामी केस डाल सकते हो, राइट टू प्राइवेसी वाला केस डाल सकते हो, SR बोम्मई जजमेंट डाल सकते हो, जो फेमस फेमस केस है जहाँ पे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से बात आती है। मेनका गांधी केस डाल सकते हो। ठीक है, मेनका गांधी केस में क्या था कि अब से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ भी फॉलो होगा, तो वो क्या है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब ये पूछ रहा है कहाँ रूटेड है, तो रूटेड है ही यार, आप कहीं भी देख लो, आपके प्रियम्बल में रूटेड है, ठीक है, DPSP में रूटेड है, फंडामेंटल राइट्स में रूटेड है, हर जगह रूटेड है, उसको आप बोल सकते हो। तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सेल्फ रिस्ट्रेन के टर्म में एक्सप्लेन करके, पहले तो आप डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन कर दो, फिर कहाँ रूटेड है बता दो, एसेंशियल फेसेट बता दो, रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन 3-4 लिख दो, फिर आपका आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन और थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन समझ में तो इजीली आ जाता है, बट लोगों के पास लिखने के लिए पॉइंट कम था इसमें। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इन तीनों चीज़ों को इंश्योर करने के लिए वुमेन का हायर जुडिशरी में आना क्यों डिजायरेबल है। तो एक तो ऑब्वियसली लेस देन 10 आज तक टोटल सुप्रीम कोर्ट में वुमेन जजेज हुई हैं, ठीक है, तो ये एक तो ये फैक्टर हो गया। तो ऑब्वियसली एक तो रिप्रेजेंटेशन कम होता है, तो वुमेन सेंट्रिक वहाँ पे जो भी फॉर्मेशन होता है उनका टेबल्स का, या जो भी जजमेंट्स आते हैं वो इतने नहीं आ पाते। जैसे सबरीवाला जजमेंट है, तो अगर मान लो कि अगर वुमेन लोग ज़्यादा होंगे हायर जुडिशरी में, तो सबरीमाला में ऐसे ट्रिपल तलाक ऐसे केसों में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जज लोग वहाँ पे बिठाए पाएंगे, और वो लोग ज़्यादा अच्छे से वुमेन के कंडीशन को समझ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें समझनी होगी। ठीक है, इसके पहले जो अपने एक CGI हुआ करते थे, उन पे सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन भी लगा था और ऐसे ही खारिज हो गया वो। तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी और इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें देख के और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। तो इंश्योर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बढ़ेगा ऑब्वियसली, अलग अलग जगह से वुमेन आ पाएंगे। इक्विटी आएगा, तो एक तो जेंडर जस्टिस, खुद में जेंडर का ज़्यादा होना, इक्वालिटी में होना खुद से एक जेंडर जस्टिस क्रिएट करता है, खुद से एक इंक्लूसिवनेस क्रिएट करता है। तो सब में एक एक दो दो पॉइंट आप ऐसे करके मेंशन कर सकते हो। ठीक है, डाइवर्सिटी कैसे आएगी, इक्विटी कैसे आएगा, इंक्लूसिवनेस कैसे आएगा, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैसे डिजायरेबल है, डिजायरेबल है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वुमेन सेंट्रिक जो भी डिसीजन होंगे उस वो लेने में आसानी होगा, पैट्रियार्की जैसे जो लॉ बेस्ड हैं, जो कस्टम बेस्ड हैं, उनको टैकल करने में आसानी होगा, जो वुमेन का हरासमेंट है वो रोकने में आसानी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन तो बहुत पहले आ गया था, अभी जो आया है वो 15th फाइनेंस कमीशन का है। ठीक है, तो बहुत लोगों को लगा क्या प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया क्या यूपीएससी ने। अब कर दिया तो कर दिया, 14th पूछ रहा है, 15th पूछ रहा है, पूछा तो 14th ही है, तो 14th ही लिख के आना था। तो बहुत लोग पढ़ के गए नहीं, तो बहुत लोग के बाई चांस ही होगा जो जिसको 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन पता होंगे, बाकी लोगों को इतना रिकमेंडेशन पता नहीं था। तो इस ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप कैसे आंसर पूरा करोगे। तो एक चीज़ तो ये है कि आप ये समझ लो कि पहले फाइनेंस कमीशन क्या करता है, आर्टिकल 280 वहाँ पे आप मेंशन कर सकते थे। ठीक है, फाइनेंस कमीशन कैसे के क्या काम होते हैं वो काम आप मेंशन कर सकते थे। फिर आप 10 मार्कर है, अगले पेज में एक पेज आप ऐसे भर दिया, अगले पेज में अपने 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आपको एक दो याद है वो आप मेंशन कर सकते थे। जैसे एक रिकमेंडेशन में बोलूँ तो 32% से बढ़ा के स्टेट का जो डिविजिबिलिटी था, उनका जो शेयर था स्टेट का, वो 42% कर दिया उन लोगों ने 32 से बढ़ा के। तो ये एक पॉइंट हो गया जिससे कि स्टेट का फिजिकल पोजीशन क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। रेशनलाइजेशन ऑफ स्कीम किया उन्होंने, कि स्कीम जो है उसको और ज़्यादा रेशनल बनाया। ठीक है, लोकल बॉडीज़ को 3% तक की फंडिंग प्रोवाइड कराने की बात की। ये 3-4 प्रोविज़न उन्होंने बोले। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर अगर कहीं पे कम है तो उसको कम पैसे मिलेंगे, कहीं पे ज़्यादा है, जैसे मान लो MP में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है तो उस स्टेट में क्या होगा, ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे फॉरेस्ट को भी सुरक्षित रखने के लिए। तो ये सब क्लॉज भी वहाँ पे लगाए गए थे। तो वो जितनी चीज़ें याद हैं उतनी चीज़ें मेंशन करी जा सकती थी। ठीक, फिर आप उसको कंक्लूड कर सकते थे 15 फाइनेंस कमीशन का कुछ कुछ दे के या अकॉर्डिंगली। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 में आते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव।
अब जैसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन उद्देश्य ही यही है, मेन मुद्दा ही यही है कि उसमें क्या करता है, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखता है। गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव जो है, आपके मोदी सरकार जो है, उनको अकाउंटेबल रखता है। तो व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी? इन योर व्यू, आपके व्यू में पूछ रहा है कि अभी कितना अकाउंटेबल वो रख पा रही है, कितने एक्सटेंट तक। तो इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें यहाँ पे देनी होंगी। पहले तो आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए मैकेनिज्म दे दो। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है? नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा आप मनी बिल नहीं पास करा करा सकते हो, सेंश्योर मोशन होता है, प्रिविलेज मोशन पास होते हैं, पॉलिसी कट मोशन होता है, ठीक है। ये सारे मोशन आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए होता है। क्वेश्चन आवर होता है। तो ये सब क्या है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के मैकेनिज्म हो गए। पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उससे भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। अब बात आता है क्या ये एबल है, तो ऑब्वियसली आप 2-3 पॉइंट लिख दो कि 2-3 ऐसे केस दिखा दो जहाँ पे पार्लियामेंट, जैसे मान लो फार्म्स लॉ ही है, तो फार्म्स लॉ जल्दी जल्दी में पास हुए, बट इंटेंसली डिबेट किया गया वहाँ पे, जिसके कारण जो भी फार्मर्स हैं उनको कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस पता चली, तो उन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट वगैरह जारी रखा। तो ये फार्म्स लॉ क्या हो गया, वापस से रिपील कर दिए गए, ठीक है। तो या फिर आप दूसरा एग्जांपल दे सकते, ज़्यादा बेटर एग्जांपल जो है, जैसे प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी को लेके जो भी कमेटी बनी थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। तो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट्री कमेटी ने साल 2 साल देखा, परखा, ठीक है। उस पर अपने जो भी प्लस माइनस चीज़ें ऐड करी, तो इस तरह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को बिल वगैरह पास करने में हेल्प मिलेगा। बट निगेटिव चीज़ें ज़्यादा है, नहीं इंश्योर कर पा रही है, पार्लियामेंट में वॉकआउट ज़्यादा है, पार्लियामेंट में एक आध पार्टी का बहुमत होने से फटाफट बिल पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी आजकल के टाइम पे घटा है। पार्लियामेंट की सेशन जो है, वो पहले 125 से 130 दिनों को हुआ करती थी 1950s में, अब 65-70 डेज की रह गई है। तो ये सब चीज़ें, एडवर्सरियल पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, पॉलिटिक्स अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, ऐसा नहीं कि क्वालिटी मुद्दों पे अपोजिशन किया जाए। ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा आजकल आ गए हैं। तो इसको ऐसे करके हुए, और इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, पार्लियामेंट को और अच्छा बनाने के लिए अलग से नॉर्म्स वॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक तरह से पार्लियामेंट का जो डिक्लाइन हो रहा है, उससे रिलेटेड आप इसको क्वेश्चन समझ सकते हो, ठीक है। प्रेशर ग्रुप पे बात आती है। प्रेशर ग्रुप प्लेज अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज। बिजनेस एसोसिएशन की बात कर रहा है, ये पब्लिक पॉलिसी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। बिजनेस एसोसिएशन कौन सा हो गया, फिक्की हो गया, ठीक है, सीआईआई हो गया, ठीक है। ये बिजनेस एसोसिएशन है, ये पब्लिक पॉलिसी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बिजनेस एसोसिएशन भी क्या है, एक तरह से प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप का बात करते हैं। आप अपना सिलेबस देखोगे, प्रेशर ग्रुप डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, तो प्रेशर ग्रुप का डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। डेफिनेशन लिख के, और कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब एक तरह से टेक्निक पूछा जा रहा है कि इन्फ्लुएंस करने की टेक्निक क्या है। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए वो डायरेक्टली वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। गवर्नमेंट के अलावा कहाँ कहाँ प्रेशर डालते हैं, मीडिया में रिपोर्ट छपवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, लोगों का थोड़ा सा मत जो है वो चेंज करते हैं। ये सारा काम प्रेशर ग्रुप करते हैं। और बिजनेस एसोसिएशन कैसे पब्लिक पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बिजनेस में आप देखोगे, जैसे आपका जो भी आपका जैसे मान लो कि ये आसियान हो गया, ठीक है। आसियान से कैसे बिजनेस कंडक्ट करना है, या बाकी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वहाँ से किससे कैसे बिजनेस कंडक्ट करना है। ये जो फिक्की और सीआईआई, ये ऐसे बिजनेस एसोसिएशंस हैं, ये मिलके डिसाइड करते हैं टैक्स रेट कितना रखना होता है। तो मिलके डिसाइड मतलब मिलके आपस में डिसाइड करते हैं, फिर गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली ये लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम चलता है कि गवर्नमेंट को कोई अगर एफटीए साइन करना है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो साइन करेगी कि नहीं करेगी। अगर टैक्स रेट बढ़ाना है तो बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरह से पब्लिक पॉलिसी पे ये लोग इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक। इंडियन गवर्नमेंट ने साइन नहीं किया था, जैसे जो आरसीपी है, तो आरसीपी गवर्नमेंट ने साइन नहीं किया इन लोगों के कहने पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आगे, बिसाइड बीइंग अ मोरल इम्पेरेटिव ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर
इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्री कंडीशन भी है और मोरल इम्पेरेटिव भी है वेलफेयर स्टेट का। ये दोनों चीज़ें आप दो पार्ट में बांट के आंसर देना। मोरल इम्पेरेटिव कैसे है? क्योंकि वेलफेयर स्टेट अगर इंडिया है, ठीक है, तो जैसे डीपीएसपी है हमारे पास, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर देना कर्तव्य एक तरह से ड्यूटी है, तो ये एक मोरल इम्पेरेटिव की बात कर रहा है। और दूसरा नेसेसरी प्री कंडीशन क्या, लोग हेल्दी नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर कैसे कर पाएंगे, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा अगर हेल्दी ही नहीं रह पाएंगे। तो इसमें आप डाल सकते हो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है लोगों का काफ़ी ज़्यादा है, 67% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इंडिया में, जो कि बाकी कंट्रियों से काफ़ी ज़्यादा है। प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो उससे ये चीज़ें कम होंगी, ये चीज़ें कम होंगी तो वो पैसे लोग कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एजुकेशन में, अपनी स्किल में। वो एजुकेशन स्किल कहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऑब्वियसली, और इकोनॉमी ग्रो कराने में वो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। थोड़ा इजी क्वेश्चन था बट ऐसे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बढ़िया स्ट्रक्चर में 2 3 4 डेटा के साथ आप पिन पॉइंट को लिख पाओ। अब एक स्कीम डायरेक्टली पूछ लिया यूपीएससी ने, अर्न वाइल यू लर्न। स्कीम नीड टू बी स्ट्रेंथन टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। तो ये स्कीम क्या है? स्कीम जनरली 18 से 25 ईयर वाले जो लोग ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएट हैं, उन लोगों के लिए है कि वो पढ़ते हुए ही कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसको स्ट्रेंथन करना वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग को और मीनिंगफुल बनाने के लिए ज़रूरी है। तो वोकेशनल एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग क्या है? इंडिया में सिर्फ 5.4% लोग जो हैं वो उन लोगों ने स्किल ट्रेनिंग ले रखी है जो कि इंस्टीट्यूशनल है, मतलब इंस्टीट्यूशन के थ्रू है। ऐसा नहीं कि किसी ने जाकर किसी इलेक्ट्रिशियन का काम किसी इलेक्ट्रिशियन के अंदर सीख लिया, वैसा नहीं। सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग इतना लोग ही सीख पाते हैं, जबकि साउथ कोरिया में देखो तो 96% है, जर्मनी में 75% है, ठीक है। तो इतना इतना डिफरेंस अलग अलग कंट्रियों में, तो इनका ग्रोथ भी ज़्यादा है, इंडिया का ग्रोथ कम है। तो अगर वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करें, स्किल ट्रेनिंग को इंक्लूड करें, इनको और बनाने के लिए अर्न वाइल यू लर्न स्कीम को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसमें और फंडिंग दो, उसको और वाइड स्कोप बनाओ, ठीक है। उसमें और ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसमें लोगों का रेमुनरेशन बढ़ाओ। तो ये सब सारी चीज़ें करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा। इससे अगर आपने नीति आयोग @75 डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो आपके ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली वहाँ से आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो 2018 में आया था डॉक्यूमेंट, 2022 या 23 मेंस के लिए वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आप पढ़ोगे 2022 मेंस या 23 2023 मेंस के लिए भी रेलेवेंट रहेगा, या फिर कोई नया नीति आयोग का डॉक्यूमेंट आए तो आप वो पढ़ सकते हो, नहीं तो पुराना वाला पढ़ सकते हो। कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड malnutrition बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एससीजी? बहुत सारा चीज़ मिला दिया इसमें, ठीक है। वापस से एक थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे लेंदी क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंटेंट लोगों के पास होता है बट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रखोगे तो कुछ ना कुछ पार्ट मिस हो जाएगा। आपको जेंडर इनइक्वालिटी को भी तोड़ना है, पॉवर्टी को भी तोड़ना है, माल न्यूट्रिशन को भी तोड़ना है। किससे तोड़ना है? माइक्रो फाइनेंसिंग। और माइक्रो फाइनेंसिंग किसका? वुमेन एसएचजी का। 5 पार्ट हो गया, वो भी एग्जाम्पल, वो भी 10 मार्कर, ठीक है। तो वुमेन एसएचजी क्या है? एसएचजी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप, लगभग 10 से 20 मेंबर का एक ग्रुप होता है जो सिमिलर कंडीशन में होते हैं, वो लोग वॉलेंटरली मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा नाबार्ड का डेफिनेशन है। 10 to 20 मेंबर करके नाबार्ड डेफिनेशन दे रखा है, आप 10 to 20 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंसिंग क्या है? वो लोग औरतें इकट्ठा होती हैं, अपनी सेविंग हो गई एक से तक इकट्ठा करती हैं, ठीक है। उसको छोटा छोटा इंडस्ट्री, पापड़ बनाने में, अचार बनाने में, पिकल बनाने में यूज़ करती है। किसी दूसरे लेडी को उसमें थोड़ा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए गरीबी में है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको उधार लैंड वगैरह करती हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो फाइनेंसिंग हो गया। तो उससे जेंडर इनइक्वलिटी कैसे जाएगी? जेंडर इनइक्वलिटी के लिए फाइनेंशियली इम्प्रूव होना जरूरी है। जेंडर इनइक्वलिटी मतलब कि जेंडर भी, दूसरा जेंडर भी कंट्रीब्यूट करे, वुमेन जेंडर भी कंट्रीब्यूट करे, तो वो लोग साथ आएंगे, साथ इकट्ठा आके अपना एजेंडा रखेंगे, तो जेंडर इनइक्वलिटी वहाँ से दूर होगी। वो लोग ग्राम सभा का
में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उनकी दूर होगी अगर वो लोग वही पापड़ उद्योग या फिर और सब करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आप एग्जांपल क्या दे सकते हो, सेवा का एग्जांपल दे सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ठीक है, उसके अलावा अन्नपूर्णा महिमा मंडल का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब तीन चार इसमें एग्जांपल मिल जाएंगे आपको जो आप आराम से दे सकते हो। और भी एसएचजी का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लो उड़ीसा में है, उड़ीसा में वुमेन एसएचजी के कारण पॉवर्टी काफ़ी वहाँ पे कम हो पाया। और एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे मान लो कि ताज होटल है, ताज होटल के पास, ताज होटल वाले जो है मुंबई वाले, वो मछुआरों से डायरेक्टली मछली खरीदते हैं। वुमेन एसएचजी और एसएचजी मेंबर हैं वहाँ पे, डायरेक्टली वो लोग मछलियाँ पकड़ती हैं और उनसे डायरेक्ट वो लोग मछली खरीदते हैं, तो विन-विन सिचुएशन उनके लिए क्रिएट होता है। माल न्यूट्रिशन का भी आप एग्जांपल दे सकते हो। माल न्यूट्रिशन कैसे का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि वुमेन एक साथ इकट्ठा हो गई, ठीक है, तो उनको जानकारी भी, किसी एक को थोड़ी जानकारी है, किसी एक को कम जानकारी है, तो ये आपस में इंफॉर्मेशन का डिसमिनेशन हो सकता है। जैसे मान लो एक किसी को मिलेट की जानकारी कहीं से है कि ये मिलेट जो है ये हेल्थ के लिए उपयोगी है, लाभदायक है, तो ये लोग मिलेट का कल्टीवेशन बढ़वा सकते हैं अपने घरों में, अपने खेत में। ठीक है, या मिलेट खरीद सकती हैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, तो इससे माल न्यूट्रिशन भी टैकल किया जा सकता है। जो स्पिनच है, पालक होता है, उसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक, तो आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, उससे अनीमिया वगैरह प्रॉब्लम वो लोग दूर कर सकती हैं, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड। तो ये अब तीनों में अलग अलग हेडिंग बना के आपको इसको मेंशन करना है। एसएचजी का आप डेफिनेशन दे दो, फिर माइक्रो फाइनेंसिंग का दे दो, और फिर ये तीन हेडिंग सब हेडिंग बना के आप एग्जाम्पल के साथ आपको इन सब चीज़ को मेंशन कर सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट इसमें स्ट्रक्चर और आपके स्टैटिक कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन है। इंटरनेशनल रिलेशन में पिछले 3-4 सालों से, 2-3 साल से आप मान लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि चलो इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन बता दो, इंडिया श्रीलंका रिलेशन बता दो। ऐसे क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते थे पहले, वैसे एकदम से जनरली नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द लास्ट few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be of Africa's. लास्ट फ्यू डिकेड्स में एशिया की ग्रोथ स्टोरी रही है। एशिया में कौन कौन सा कंट्री, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, आसियान कंट्रीज हो गई, इंडिया हो गया, इनकी ग्रोथ स्टोरी रही है। यूएई भी हो गया। तो नेक्स्ट फ्यू ईयर में ये अफ्रीका ग्रो करेगा, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, ये लोग कंट्रीज ग्रो करेंगे। इसको, इस लाइट के स्टेटमेंट को देखते हुए इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में क्या रहा है रिसेंट ईयर्स में, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, बहुत सारे आप उसमें हेडिंग में बांट सकते हो। ठीक है, इंडिया की कंपनियां वहाँ इन्वेस्ट करती हैं, ओएनजीसी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है पेट्रोल तेल वगैरह निकालने में, क्रूड ऑयल वगैरह निकालने में। ठीक है, हम अपना जो ऑयल है वो डाइवर्सिफाई करेंगे। मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्ट थोड़ा सा अनस्टेबल रीजन हमेशा ही रहता है, और अफगानिस्तान में तालिबान आ जाने के बाद से थोड़ा वो रीजन और डिस्टेबल हो जाएगा। तो हम जितना ज़्यादा अफ्रीका और बाकी जगह पर डिपेंडेंट करें अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठी है। हमारी और जो कंपनियां हैं, टीसीएस बोल लो, टेक महिंद्रा बोल लो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, उसके अलावा अगर बोलो AAGC, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडिया चाइना मिलके, इंडिया और जापान मिलके हम लोग ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं अफ्रीकन कंटिनेंट में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पीस कीपिंग ऑपरेशन वहाँ पे चलते हैं। तो बहुत सारे हम यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया अफ्रीका में क्या क्या रिसेंट टाइम में चीज़ें रही हैं। तो ठीक है, 5-6 आप ऐसे पॉइंट दे दो, 10 मार्क का क्वेश्चन है, और बाकी ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि एशिया ग्रोथ स्टोरी क्या है और अफ्रीका का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अभी आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो लिथियम वगैरह चाहिए, और बाकी जो रेयर अर्थ मेटल और मिनरल चाहिए, तो उसमें अफ्रीका का काफ़ी रिजर्वायर है, रिजर्व है, वहाँ से चीज़ें ली जा सकती हैं। तो ये आप चीज़ें मेंशन कर सकते हो। ये थोड़ा वर्ल्ड ओरिएंटेड इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग दैन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन एक्सप्लेन। सोवियत यूनियन चैलेंज क्रिएट करता था कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए पे। तो जब तक आप स्टैटिक इसको नहीं पढ़ोगे कैसे क्रिएट करता था, बस 1-2 लाइन जान लेने से तो नहीं होगा। तो स्टैटिक आपको थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए, कैसे इसमें कम्युनिज्म था, इसमें कैपिटलिज्म था,
तो वो आपको चैलेंज दिखाना होगा। पहले तो आपको चैलेंज दिखाना होगा, इसमें आप उल्टा स्ट्रक्चर बनाओगे कि चैलेंज ऑन द यूएस बाई अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन करके, तो बाई कम्युनिज्म दिखा सकते हो। उसके अलावा बाई स्पेशल मिलिट्री टेक्नोलॉजी इनकी दिखा सकते हो, ठीक है। रॉस कॉस्मॉस और बाकी लोग एक्सप्लोर करते थे ऊपर के आपके स्पेस को, उन सब चीज़ों से दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सोवियत यूनियन से दिखा सकते हो। बट चाइना स्ट्रॉन्गर क्यों है? क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक पावर रसिया से ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ ये दिखा सकते हो। और क्या चाइना है? चाइना अपना बेल्ट एंड रोड से और पाँव पसार रहा है, ठीक है। चाइना के पास मैन पावर ज़्यादा है। चाइना टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G में काफ़ी आगे निकल रहा है और यूएस से भी आगे निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो, बट कंक्लूड कर सकते हो बट यूएसए इज ऑल्सो विल ऑल्सो नॉट फेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, क्योंकि यूएसए भी बड़ा कंट्री है, सुपीरियर है, मिलिट्री वाइज सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी वाइज सुपीरियर है, क्वाड बना रहा है, ऑकस बना रहा है, तो मिला जुला के वो अपना काम चला लेगा। ऐसा कुछ करके आप कंक्लूजन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन सीबीआई। सीबीआई बहुत दिनों से चर्चा में है, 2-3 साल से, क्योंकि सीबीआई पे अलग अलग स्टेट जो है, वेस्ट बंगाल जो हो गया ममता दीदी, तो उन्होंने अपना जनरल कंसेंट, एक होता है कि सीबीआई डायरेक्टली जा सकती है और डायरेक्टली जाके क्या कर सकती है, कहीं पे भी किसी स्टेट में अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट कर सकती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसका है? स्टेट पुलिस का है। बट यहाँ पे सीबीआई क्या है? सेंट्रल विंग है, सेंट्रल एजेंसी है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन काम कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन में काम कर सकती है। तो हाँ, जनरल कंसेंट सारे स्टेट उसको दे के रखते हैं। बट अगर ये जनरल कंसेंट स्टेट चाहे तो अपना खींच सकता है, फिर वो केस टू केस बेसिस पे अपना कंसेंट देंगे। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर बोल दिया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, तो वहाँ स्टेट के जनरल कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा मिला जुला के पूरा क्वेश्चन उसी पे लिखा हुआ है, ठीक है। jurisdiction of CBI regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by वेरियस स्टेट। वेरियस स्टेट क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि स्टेट का है, ठीक है। सेंटर एक तरह से फेडरलिज्म को खतरे में डाल रही है, सेंटर एक तरह से डोमिनेट कर रही है, बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखा रही है। दैट्स वाई द स्टेट्स आर क्वेश्चनिंग द इंटेंशन ऑफ सीबीआई। हाउएवर द पावर ऑफ द स्टेट टू विथहोल्ड कंसेंट टू द सीबीआई इज नॉट एब्सोल्यूट। स्टेट का पावर एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैंने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट वगैरह यहाँ पे बोल सकती हैं कि जाओ और अपना काम करो सीबीआई को। एक्सप्लेन विथ रेस्पेक्ट टू फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया, तो बोल ही दिया फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया के रेफर से एक्सप्लेन करना है। तो इसको आपको अकॉर्डिंगली सीबीआई के बारे में आप बता दो कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से इनडायरेक्टली वो पावर को डिराइव करती है, ठीक है। नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी है। इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। फिर पावर क्या होता है? उसका पावर होता है क्रिमिनल मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन का। उसका और पावर क्या होता है? जहाँ फ्रॉड वगैरह का मामला हो गया, करप्शन का मामला हो गया, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ये चीज़ कर दो। और फिर 2 हिस्सों में बांट के कि क्या जनरल कंसेंट वगैरह एक्सप्लेन करते हुए आप ये आंसर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। तो ये भी 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन, तो एक क्वेश्चन मिनिमम कमीशन से यूपीएससी पूछ ही रही है, और खासकर वो 15 मार्क का क्वेश्चन पूछ रही है। या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। सीबीआई एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। वैसे ही लास्ट ईयर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। उसके पहले क्वेश्चन आपका अटॉर्नी जनरल पे आ गया। तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से देखने के लिए मिलेगा। तो NCAA ये लोग अगर न्यूज़ में चले नहीं चले, ऐसा अगर सिर्फ आप डायनेमिक पढ़ के जाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो आपको लक्ष्मीकांत वगैरह या जो भी सोर्स से आप पढ़ते हो, कोचिंग नोट्स, कोचिंग मटेरियल, आपके क्लास नोट्स, उनको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करके जाओगे तो आप करके नहीं आ पाओगे अच्छे से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ह्यूमन राइट कमीशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ इंडिया। इसको बताना है ह्यूमन राइट कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1990s में इस्टेब्लिश हुआ, 92 में एक्ट के तहत हुआ, स्टैट्यूटरी है, ठीक है। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी है, और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स भी, स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई जो ह्यूमन राइट केसेस को देखेंगे। ये सारे काम वहाँ पे किए गए।
ठीक, उसके बाद क्या किया गया, दे हैव फेल्ड टू असर्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल। तो पहले वो कैसे कंट्रीब्यूट ऐसे किया, टाडा, पोटा, ये सब जो टेररिस्ट वाले जो भी एक्ट बने हुए थे पहले, इसमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, लोगों को पकड़ के बेल नहीं मिलती थी। और टॉर्चर करना मतलब वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो गया, ठीक है, बहुत सुताई की जाती थी। तो उन सबको वो करा रिपील कराने में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी भूमिका अदा की। इसके अलावा जो चकमा रिफ्यूजी हैं, जो बांग्लादेश जब क्रिएट हो रहा था वहाँ से भाग के इंडिया में आ गए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, उनको ह्यूमन राइट्स, उनको रिस्टोर कराने में, उनको एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक फैसिलिटी दिलाने में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, उसके अलावा जेल जो है, जेल विजिट करके जेल में एक मैनुअल हो कि कैसे एंट्री करनी है लोगों की, कैसे टॉर्चर नहीं करना है, पुलिस वालों पे क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये सब काम ह्यूमन राइट्स देखती है। ठीक, तो ह्यूमन राइट्स का ये सब कंट्रीब्यूशन रहा है। येट दे हैव फेल्ड टू एसेट, फेलियर दिखा दो। अफ्सपा जो है, अफ्सपा स्टिल कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, अफ्सपा के अलावा और क्या कंटिन्यूएशन में है कि जैसे अभी हुआ ना, मॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में 12-13 सिविलियन मारे गए, एक हमारे आर्मी वाले भी जो थे वो भी शहीद हो गए। तो ये अफ्सपा के कारण ये सब चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। उसके अलावा स्टेट जो है यूएपीए लॉ के तहत लोगों को गिरफ्तार करके डाल देती है, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है। तो फेल टू असर्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल। तो माइटी पावरफुल कौन होगा, सीधे सीधे स्टेट ही होगा। तो उसके अगर कैसे नहीं कर पाइए तो अस्पा डाल दो, यूएपीए डाल दो, ये सब जो एक्ट है वो सब ये बताते हैं कि असर्ट नहीं कर पाइए। ठीक है, तो अब इसको स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है। स्ट्रक्चरल लिमिटेशन यही है कि ये 1 साल से ज़्यादा या फिर इन्वेस्टिगेशन का इसको पावर नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, इसको पैसे की कमी रहती है। ठीक है, अलग से इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है, अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए विंग नहीं है, और डायरेक्टली ये किसी को जेल में नहीं डाल सकती, खुद से कोर्ट के थ्रू ही जेल में डालना होगा। तो ये सारी स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल ये है कि प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा ये लोग एक्टिव काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं तो उतना काम नहीं कर पाते हैं। डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स के जो प्रोटेक्टर माने जाते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको इतना इंक्लूड नहीं किया जाता। उनको इंक्लूड करेंगे तो वो लोग ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाएंगे। ये सब चीज़ें आप लिमिटेशन दिखा सकते हो। रेमेडीज़ फिर वही हो गया, 1 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का पावर दे दो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, इनको सिविल कोर्ट की जगह क्रिमिनल कोर्ट का पावर भी दे दो। बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती हैं जिससे वो रेमेडीज़ दूर किया जा सकता है। ठीक, 13 क्वेश्चन लोगों को थोड़ा अटपटा लगा जो लोग मेंस दे रहे थे कि डायरेक्टली जैसे अब ये एक लाइन है आपके सिलेबस में कि इंडिया और बाकी जो कंट्रीज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन, ये आपके सीधे सीधे सिलेबस में मेंशन है। तो बाकी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, ब्रिटेन। तो ये मेनली यही 2 कंट्री लोग पढ़ के जाते हैं, इतना 2 पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। उसके अलावा आप फ्रांस पढ़ सकते हो, चाइना पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही है और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस साल भी आया था, 15 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन आया। और आप 1-2 बार अच्छे से पढ़े हुए रहो तो आप आंसर कर सकते हो बाकी लोगों के मुकाबला ज़्यादा अच्छे से। तो राइट टू इक्वालिटी में तो थोड़ा अंदर जाके पूछ लिया, इंडिया का यूएस का राइट टू इक्वालिटी में डिस्टिंग्विश फीचर बता दो, तो आप बहुत आराम से बता सकते हो। अगर आपने सिर्फ इंडिया का पढ़ा है ना, बढ़िया से पढ़ा है ना, आराम से बता सकते हो। इंडिया का राइट टू इक्वालिटी कहाँ से आता है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। 19 से आगे जाके क्या होता है, राइट टू फ्रीडम में चला जाता है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जाता है। ठीक है, फिर राइट टू रिलीजन और सेकुलरिज्म ये सब में चला जाता है। ठीक है, फिर राइट ऑफ माइनॉरिटी चला जाता है आर्टिकल 29 और 30। तो ऐसे करके टोटल जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उनको 6 पार्ट में बांट दिया गया है। तो आप एक एक आर्टिकल को भी पढ़ के एक्सप्लेन करोगे ना तो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो आर्टिकल 18 में क्या है, किसी को टाइटल नहीं मिलना चाहिए, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है। तो आप दिखा सकते हो इन इंडियन राइट टू इक्वालिटी देयर इज एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, टाइटल शुड नॉट बी कन्फर्ड लाइक राय दुर्लभ टू इंडियन सिटीजन वाइल देयर इज नो सच प्रोविजन इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया कंपेरिजन, सही है। 18 के बाद 17 आर्टिकल दिखा सकते हो। राइट अगेन अनटचेबिलिटी वाला जो क्लॉज है, इंडिया में अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिचुएशन ही नहीं है। ठीक, आर्टिकल 15-16 में दिखा सकते हो कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल में या एम्प्लॉयमेंट में
आपको स्पेशल रिजर्वेशन देने का क्लॉज है, इनेबलिंग क्लॉज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनेबलिंग क्लॉज। द प्रोविजन ऑफ इनेबलिंग क्लॉज इज फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर राइट टू इक्वालिटी बट नो सच क्लॉज इज फाउंड अंडर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको इसी को लाइक और लिख सकते हो, अफर्मेटिव एक्शन और इक्वालिटी ऑफ आउटकम से रिलेट करते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। आर्टिकल 14 की बात कर सकते हो। आर्टिकल 14 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी। फिर से आर्टिकल 14 है, 14 में हम लोग प्रोटेक्शन ये भी बात करते हैं, आपका सीधे सीधे दो तरह की बात करते हैं। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक, जबकि यूएसए में मेनली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ हम लोगों ने यूएस से उठाया है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से उठाया है, यूके से उठाया है। उस कंपेरिजन की आप बात यहाँ पे दिखा सकते हो। तो 14 से स्टार्ट करके 18 तक आप आ सकते हो, एक एक आर्टिकल पकड़ के 14, 15, 16, 17, 18 5-6 पॉइंट आप दिखा दोगे तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। तो ये मुश्किल क्वेश्चन तो जरूर था बट आप इसको आराम से कर सकते थे। आगे चलते हैं 14th पे। 14th क्वेश्चन पूछ रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे एस्टेब्लिश होती हैं, उनकी वर्किंग क्या है, करेंटली उनका क्या स्टेटस है, कैसे काम कर रही हैं। तो लास्ट ईयर यूपीएससी ने राज्यसभा के बारे में पूछ लिया, ठीक है, और इस बार किसके बारे में पूछ लिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो आप समझ रहे हो कि लक्ष्मीकांत जो है, आपके जो भी बेसिक नोट्स, स्टैटिक नोट्स हैं, वो भी आपको पढ़ के जाने उतने ही ज़रूरी होते हैं जितना कि आपको करंट अफेयर्स। सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता किसी भी पेपर में, स्टैटिक भी उसमें काफ़ी हद तक होता है। बिना स्टैटिक पढ़े आपका काम चलने वाला नहीं है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, आर्टिकल 169 से एस्टेब्लिश होता है। कैसे होता है, स्टेट जो होता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली रिक्वेस्ट करती है एक उससे, ठीक है, कि पार्लियामेंट से कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए पार्लियामेंट में फिर वापस से बिल पास वगैरह होता है और फिर जाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है। तो स्टेट में इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, पार्लियामेंट नॉर्मल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से क्रिएट कर देता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है जल्दी जल्दी कोई बिल पास करे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उस पर थोड़ा सा डिबेट डिस्कशन और कर सकती है और देख सकती है कि उसके और क्या फ़ायदा नुकसान हो सकते हैं और इनपुट बढ़ा सकती है। उसके अलावा जो स्पेशल लोग होते हैं, साइंटिस्ट, लिटरेचर वाले या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, इन सबको राज्यपाल जो है उसको इंक्लूड कर सकता है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम, ठीक है। वर्किंग क्या वैसे हो रही है जैसा इन विशेष किया गया है, तो बिल्कुल नहीं। वर्किंग कैसे होती है इनकी, तो वर्किंग ऐसे होती है, जो पॉलिटिशियन जीत नहीं पाए एमएलए में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, उनको वहाँ पे चुन के भेज दिया जाता है जिनकी पार्टी होती है उसके थ्रू। तो ये बेसिकली क्या हो गया, जो रिटायरिंग पॉलिटिशियन है उनके लिए पार्किंग प्लेस बन जाता है, एक अलग तरह सा सेकंड होम बन जाता है। काम धाम कुछ करना नहीं होता, पैसे ये लोग ऑब्वियसली, इनकी सैलरी होती है, इनके लिए खर्चा होता है। ये सब खर्चा किसके लिए होता है, ये सब कुछ लोगों को वहन करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है जैसा कि होना चाहिए था, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भी थिंकर्स लोग हैं, स्कॉलर्स लोग हैं, वो इसके अगेंस्ट में लिखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये भी होता है कि अलग से सिर्फ ग्रेजुएट वोट करेंगे और जाएंगे। तो एक टाइम था जब बिल्कुल आज़ादी के टाइम पे ऐसा लग रहा था ग्रेजुएट लोग काफ़ी कम थे, पढ़े लिखे लोग तो चलो एक पढ़े लिखे लोगों का भी एक चैम्बर होगा, काइंड ऑफ ऐसा समझ लो। लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हुए, वहाँ से कोई बिल पास होकर यहाँ आता है, तो यहाँ पढ़े लिखे लोग थोड़ा ज़्यादा रहेंगे तो थोड़ा और अलग तरीके से इसको एनालाइज कर पाएंगे, थोड़ा अच्छे इनपुट दे पाएंगे। बट क्या वाकई में यहाँ पे क्या पढ़े लिखे लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं जाते, अब तो जाते हैं ना, काफ़ी जाते हैं। तो अब इसकी ज़रूरत वाकई रह नहीं गई है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकेंड ARC कमीशन की बात करो या फिर सरकारी वगैरह, तो उन लोगों ने यही रेकमेंड किया है, अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना ही है तो रखो, बट उसको बना दो ये कि पंचायत और जो भी म्यूनसिपालिटी से डायरेक्टली चुन के लोग वहाँ पे जाएं, उनकी बॉडी बना दो वहाँ पे। ये जो आपका थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उनकी बॉडी पूरी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो, उसको रखो। तो ये वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में आप डाल सकते हो, दो साइड डालो, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड और वे फॉरवर्ड। फॉर्मेशन कैसे बता ही दिया आपको, ठीक। तो 14 क्वेश्चन में मुश्किल नहीं था, अगर आप रिवीजन करते रहते हो लक्ष्मीकांत का टाइम टू टाइम नोट्स का, आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बहुत बार
ये न्यूज़ में रहती है और कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन को टो पे रखती है, ठीक है। एंड इंस्पायर रेवेन्यू फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे करती है, सबको एग्जाम्पल से आपको बताना है। तो पूरी तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आपको मेंशन कर देना है, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है। जो भी पार्लियामेंट के अंदर कमेटी होती है, अलग अलग कमेटीज़ बनती हैं, जिसमें स्पीकर्स भी होते हैं, किसी किसी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ठीक है, और आपके डिप्टी स्पीकर भी होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। और अलग अलग आपका जैसे मान लो आपका क्या हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, अकाउंट कमेटी, उसके अलावा और कमेटीज़ हो गई, आपका पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड कमेटी हो गई। ये सारी कमेटियाँ जो हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने टो पे रखती हैं। तो टो पे रखने के लिए क्या करती हैं, वो स्क्रूटनी करती हैं, वो बताती हैं कि यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। वो क्लोज रूम उनके कॉन्वर्सेशन होते हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन में वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ये काफ़ी ही एक तरह से ऐसा क्वेश्चन था कि जनरली न्यूज़ में रहता है और लोग प्रिपेयर करके जाते हैं। ये आईसीटी के बात हो गया, गवर्नेंस का क्वेश्चन आ गया अब 16 नंबर। गवर्नेंस क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे हो रही है। तो हाउ हैज़ डिजिटल इलिटरेसी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज कपल्ड विथ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी मतलब एक्सेसिबिलिटी हिंडर्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर हो रहा है रूरल एरियाज में, वहाँ पे आईसीटी नहीं पहुँच पा रहा है या डिजिटल इलिटरेसी है? तो हाँ, डिजिटल इलिटरेसी होने से क्या नुकसान है वो आप लिखते जाओ। इलिटरेसी नहीं होगा तो जो भी टेली हेल्थ है, टेली एजुकेशन है, वो सब आप वो लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रथम रिपोर्ट ये कहती है कि सिर्फ 1/3 जो लोग हैं उन वही डिजिटली एजुकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं, प्रथम जो एनजीओ है, ठीक है, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है, एक तरह से आपका आईसीटी का नहीं एक्सेसिबल नहीं होना हुआ, और बाकी लोग इलिटरेट हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसको आप पॉइंट वाइज बना के और आप 7 8 पॉइंट 10 पॉइंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हर मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, ठीक है, नहीं होना आपका इंटरनेट का की स्पीड नहीं होना वो मामला, ठीक है। उनको एक तो अवेयरनेस, इलिटरेसी मतलब जानकारी नहीं होना, और दूसरा फैसिलिटीज़ नहीं होना, दोनों को अलग अलग करके आप हेडिंग बना के आप डाल सकते हो। 17 आप सोशल जस्टिस वुमेन, इसमें सोशल जस्टिस में आ जाता है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। दो वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड। तो वेरियस फील्ड में जो लोग एक्सेल किए हैं उनका नाम बताओ। पॉलिटिकल बता दो अलग से, सोशल भी बता सकते हो एक आध, ठीक है। पॉलिटिकल सोशल के अलावा आप इकोनॉमिक वे में जो भी एक्सेल किए हैं, और साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी जो लोग एक्सेल किए हैं, तो वुमेन में आप इंदिरा गांधी का नाम दे सकते हो, निर्मला सीतारमन जी का नाम दे सकते हो जो कि पॉलिटिकल फील्ड में एक्सेल करें। उसके अलावा कल्पना चावला का नाम दे सकते हो जो कि साइंटिफिक फील्ड में एक्सेल करें। चंदा जावेरी का नाम दे सकते हो, भी नायका के जो फाउंडर हैं उनका नाम दे सकते हो। तो ये 4 5 नाम आप मेंशन कर सकती हो कि वुमेन कैसे एक्सेल करें, ठीक। द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज बिन पैट्रियार्कल, बट सोशल एटीट्यूड फिर भी पैट्रियार्कल ही है। तो पैट्रियार्कल कैसे है, उसके पीछे पॉइंट दे दो। अपार्ट फ्रॉम वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, व्हाट इंटरवेंशन कैन हेल्प चेंज दिस मीनिंग। मतलब कि वुमेन एजुकेशन तो आप करोगे, ठीक है, वुमेन का एम्पावरमेंट करोगे वो भी ठीक है, बट उसके अलावा क्या ऐसा करना होगा कि पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है लोगों का अगेंस्ट में क्या हो, चेंज हो। तो इसमें आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से स्कूल एजुकेशन, आपका सोशलाइजेशन जो है सबका, सिर्फ वुमेन का नहीं, सबका लॉन्ग टर्म में उसके ओरिएंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और वुमेन स्पेसिफिक आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, तो वो आप स्कीम में आ जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, तो पॉलिसीज़ में डायरेक्टली आ गया। तो इसके अलावा पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मेनली आपको सोसाइटल स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो आपका वर्क प्लेस पे है उस पर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वहाँ पे आपके जो भी लॉज वगैरह बने हैं उनको इम्प्लीमेंट और अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है। वुमेन को खाली एजुकेशन में नहीं, उनको स्पोर्ट्स की तरफ भी और मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन के अलावा आप स्पोर्ट्स का भी मुद्दा डाल सकते हो। तो ऐसे अलग अलग आप 4 5 स्कीम डाल सकते हो, और डेटा वेटा दे सकते हो हायर एजुकेशन में या कहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन में क्या उनका ड्रॉप आउट रेशियो है, क्या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गिग इकॉनमी को कैसे हम लेवरेज ले सकते हैं, ये चीज़ भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कैन सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल, ऑल्टरनेटिव मॉडल की बात कर रहा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए।
टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन, डिस्कस द चैलेंज ऑफ द ऑल्टरनेटिव मॉडल। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल पब्लिश कर सकता है सिविल सोसाइटी और एनजीओ? तो एनजीओ सिविल सोसाइटी का आप क्या करो, यहाँ पे डेफिनेशन दे दो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये डेफिनेशन में आ गया। ऑल्टरनेटिव मॉडल वो कैसे देखेंगे पब्लिक सर्विस का, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव मॉडल में वो लोग कहाँ काम करते हैं, जहाँ गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती, जहाँ एक्सेसिबल नहीं है गवर्नमेंट, जहाँ अफोर्डेबल नहीं है, एजुकेशन में, हेल्थ में, कपड़ा दान में, ठीक है, और बाकी जितने भी हैं, यहाँ तक कि जो लोग मर जाते हैं उनका लास्ट राइट में, सब जगह वो लोग काम करते हैं। तो पब्लिक डिलीवरी का ऑल्टरनेट मॉडल में आप 4-5 पॉइंट लिख दो, फिर उनके चैलेंजेस लिख दो कि चैलेंजेस क्या है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव मॉडल। चैलेंजेस ये हैं कि बहुत सारे एनजीओ के हैं कि उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो ब्लैक मार्क मनी का इधर उधर वाला काम करते हैं, ये इतने ह्यूज 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट को वहाँ पे रोल लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली ये आपका गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन हो गया जो ऑलरेडी मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एम ऑब्जेक्टिव को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा देते हुए, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए। और व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया, तो 15 मार्कर है, आप 3-4 पार्ट में, एम्स अलग, ऑब्जेक्टिव अलग, और इंडिया के लिए क्या उनका रोल है ये अलग। तो एम्स क्या है, रीजन में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ये सब बहाल कर रखना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी ऐसी सिमिलर ऑब्जेक्टिव है कि पीस रहे, शांति रहे, म्यूचुअल कोऑपरेशन रहे, जो आपसी झगड़े हैं, मुद्दे हैं, वो उनको सही से निपटाया जा सके, ठीक है, किसी और जगह कंट्री का इस इलाके में वर्चस्व ना हो। ये सारी चीज़ें एम्स ऑब्जेक्टिव में आप डाल सकते हो। इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए टेररिज्म कंट्रोल हो गया, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक रीच हो गया, चाइना को सेंट्रल एशियन और रसिया के थ्रू कंटेनमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंडिया के लिए इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है लास्ट, ऑकस। ऑकस मतलब ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके और यूएस से यूएस। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस 3 कंट्री का मिलकर ट्राईलैटरल पार्टनरशिप हो गया, ट्राई नेशन पार्टनरशिप। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में नया पार्टनरशिप बना है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बोल सकते हो, ज़्यादा डिफेंस ओरिएंटेड पार्टनरशिप है। इसके पहले क्वाड बना था, वो क्या था, सिक्योरिटी ओरिएंटेड था। ये इनडायरेक्टली चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ये डायरेक्ट करेगा। तो इसमें आप ऑकस की चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। एम्ड एट काउंटरिंग चाइना एम्बिशन इन इंडो पैसिफिक, यस, कैसे कैसे काउंटर करेगा, तो ये लोग मिलजुल के काम करेंगे तो काउंटर होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को उसमें नेवल जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन यूएस वगैरह कंट्रीज देंगी, ठीक है। और बाकी और टेक्नोलॉजी 5G वगैरह और टेक्नोलॉजी में भी लोग काम करेंगे, एंटी पायरेसी ऑपरेशन करेंगे, मिलजुल के ये सब सारे काम करेंगे। तो क्या ये बाकी जो पहले के वहाँ पे जो भी और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको सुपरसीड करेगा? तो सुपरसीड करने की कोई बात नहीं है, साथ मिलजुल के काम करने की बात है। क्वाड जो है, क्वाड में क्वाड जो है इंडियन आपका जो ओशियन है उस पर ज़्यादा सेंटर करता है, और ऑकस जो है वो पैसिफिक ओशियन पे ज़्यादा सेंटर्ड है। ये आप डिफरेंसेस डाल सकते हो, ठीक है। और इसका स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑकस इन प्रेजेंट सिनारियो, तो ये सारी चीज़ें आप न्यूज़पेपर से जो भी पढ़ते हो इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि और क्या स्ट्रेंथ ऑफ इम्पैक्ट होगा ऑकस पर। तो ऑब्वियसली इसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जो कि स्ट्रांग है, जिनका चाइना से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, जो चाइना के अगल बगल नहीं है, नेबर नहीं है, तो ये सब इसका स्ट्रेंथ हो गया। इंडिया का दिक्कत क्या है कि इंडिया बिल्कुल बगल में है, वहाँ गालवान पे बाकी जगह आपका ये लोग चाइना वाले अटैक कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं, बट यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है चाइना से, तो चाइना बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट उन पर नहीं डाल सकती। ये सब स्ट्रेंथ हो गया, लोग डायरेक्टली उस पर वोकल अटैक कर सकते हैं, इंडिया इतना वोकल अटैक नहीं करती क्वाड में। तो ये सब इम्पैक्ट और ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे अपनी GS2 की प्रिपरेशन करनी है कि आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओ। चैनल हमारा फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद,